जी, आपके पास लगभग एक 7 मिनट की टिप्पणी आपसे। विवेक जी, पैसा तो जनता का है। आप जनता पर खर्च करें, तो वेलफेयरिज़्म है और स्टेट्स खर्च करें, तो रेवड़ियाँ हैं। अजीब-सी कहानी है। एक कॉकटेल है हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और लाभार्थी का, जो इनको फ़ायदा दे रहा है गरीब राज्यों में, लेकिन कर्नाटक में बैकफ़ायर कर जाता है वही। और इनको हैरानी होती है, वहाँ चलता क्यों नहीं है? शायद इसीलिए इनको लोगों को गरीब रखने में मज़ा आ रहा है और लोगों को जो अपग्रेड होना चाहिए, वो बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा है। इसीलिए शायद सेंसस भी नहीं हो रही है, जनगणना भी नहीं हो रही, कहीं असली स्थिति निकल कर बाहर ना आ जाए कि लोगों के हालात क्या हैं। तो फिर अगर कांग्रेस ने इन्हीं का जो प्लैंक था, उसको लेकर एक लाभार्थी वर्ग पैदा कर दिया बेरोजगारों के लिए, महिलाओं की सम्मान निधि के द्वारा, तो फिर भाजपा के पेट में दर्द क्यों होता है? विवेक जी, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ 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 हाँ, दिनेश जी, हाँ हाँ जी। अ, आपने कर्नाटक की बात की। मुझे लगता है कर्नाटक से एक बहुत ही अनएम्बिग्यूअस मैसेज जो गया है वो ये है कि आप कितना भी लाभार्थी पॉलिटिक्स कर ले, मैं हमेशा ये कहता हूँ, मैंने लिखा भी है कई बार ये आर्टिकल्स में, कि बीजेपी के बेसिकली 5 पिलर्स हैं, उसमें से 4 उनके लेजिटिमेट पिलर्स हैं और एक उनका इललेजिटिमेट पिलर है। तो इनके 4 लेजिटिमेट पिलर जो वो है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का करिश्मा, करिश्मा यानी वो करिश्मा गलत शब्द है, मैं हिप्नोटिज्म कहता हूँ उसको, लेकिन ये करिश्मा कहते हैं। मोदी जी का एक हिप्नोटिज्म, दूसरा अमित शाह का इलेक्शन मशीनरी, तीसरा इनका हिंदुत्व और राष्ट्रवाद, चौथा इनका लाभार्थी पॉलिटिक्स। ये इनके 4 मेन पिलर्स हैं। और पांचवा इनका इलिजिटिमेट पिलर जो है वो है इंस्टीट्यूशंस का दुरुपयोग। तो ये 5 पिलर्स पर ये खड़े हैं। अब कर्नाटक में देखिए आप कि कर्नाटक में इनके चारों पिलर्स नहीं चले, पांचों पिलर्स नहीं चले। तो इसमें से एक अनएम्बिगुअस मैसेज ये गया है, वहाँ पर भी इन्होंने ना इस तरह का रेवड़ी वाला काम तो वहाँ पर भी किया है, इस तरह के प्रोमिस भी दिए और कुछ किया भी है। उसके बावजूद अच्छा लाभार्थी पॉलिटिक्स जो एक नेशनल लेवल पर जो इनकी स्कीम्स चल रही है वो तो सारी कर्नाटक में भी चल रही है। उसके बावजूद गरीबों ने इनका जो साथ छोड़ा है, तो उसका एक अनएम्बिगुअस मैसेज ये है कि कहीं ना कहीं इनका जो राष्ट्रवाद और हिंदुत्व वाला जो नैरेटिव है वो उससे लोग उकता गए हैं, उससे लोग परेशान हैं और लोग समझ रहे हैं कि इसमें उनका कुछ भला नहीं होने वाला है, उसमें उनका नुकसान ही है। ये लोगों को समझ में आ रहा है। ये अगर जितना जल्दी बीजेपी को समझ में आएगा उतना उनके लिए अच्छा होगा। दुर्भाग्य से बात ऐसी है कि वो अगर समझ में भी आए बीजेपी को, लेकिन उनके पास भी कोई रास्ता नहीं बचा है। उनको हिंदुत्व राष्ट्रवाद के रास्ते पर ही आगे जाना है और उसको और जितना वो वोसिफेरस कर सके, जितना ज़्यादा इंटेंसिव कर सके और जितना ज़्यादा वायलेंट कर सके, उतना उनको करना पड़ेगा। वही उनका बेस्ट बेट अभी बचा है। ये एक बात हुई। जहाँ तक रेवड़ी वाला सवाल है, ऐसा है कि महाराष्ट्र में अभी जो बजट फरवरी महीने में डिक्लेयर हुआ, उसमें तो कई रेवड़ियाँ इन्होंने बांटी। एक रेवड़ी सबसे जो आई कैचिंग जो है वो ये है कि जो प्रधानमंत्री की एक योजना है किसानों को 2,000 रुपये सम्मान योजना, 2,000 रुपये प्रति क्वार्टर देते हैं शायद, या फिर तीन में साल में 3 बार इस तरह से कुछ 6,000 रुपये कुछ किसानों जी, को जी। दिए जाते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से 2,000 रुपये उसमें ऐड कर दिए। तो अब भाई अगर केंद्र सरकार ऑलरेडी दे रही है तो आप अपनी तरफ से 2,000 क्यों ऐड कर रहे हैं? ये रेवड़ी नहीं है क्या? ये तो रेवड़ी है। और इस तरह की रेवड़ी बांटने के पीछे मकसद ये है कि जो हमने जो इल्ज़ाम कांग्रेस पर सालों साल लगता रहा, मुझे याद है कि बहुत सालों पहले नारायण राणे शायद महाराष्ट्र की कोई उस खाते के मंत्री थे जिसके सिलसिले में वो बात कर रहे थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नागपुर में एक बार ये कहा था कि देखिए कांग्रेस ने 80%, 70%, उस समय शायद 70% की बात हो रही थी, 70-75% लोगों को हम लोग मुफ्त में खाना खिलाते हैं। राशन का जो खाना है वो 1 रुपया, 2 रुपया या 35 रुपये में 100 किलो एक महीने में हमको उनको दिया जाता है। तो ये जो हमने कल्याणकारी काम किए हैं, तो कांग्रेस को आप कैसा दोष दे सकते हैं? इस तरह की कुछ उन्होंने बात की। तो मैंने उससे एक सवाल किया था कि अगर ये आपका दावा है
तो इसका दूसरा अर्थ ये होता है कि आपने स्वतंत्रता के 60 सालों के बाद भी इस देश में इतने लोग गरीब रखे हैं जिनको आपकी दया पर जीना पड़ता है। ये सवाल उस समय मैंने कांग्रेस के मंत्री से पूछा था। तो जो कांग्रेस ने किया है वही पाप आज बीजेपी भी कर रही है। आपका काम क्या होना चाहिए? आपका काम ये होना चाहिए कि ये जो लोग हैं वो अपने बलबूते पर अपनी जिंदगी जी सके। वो जी भी सके तो भी इनको नहीं चाहिए। इसलिए नहीं चाहिए कि अगर ये मुफ्त में उनको खाना नहीं खिलाएंगे तो इनको वोट कहाँ से मिलेगा। लेकिन अभी कर्नाटक के इलेक्शन में ये मैसेज चला गया है कि आप चाहे कितना भी मुफ्त में कुछ दे दे, लोग इस आपकी बात में नहीं आने वाले हैं। दूसरी तरफ कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि आप जब इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन या कुछ फी कंसेशन जिस तरह का भी हो वो आपने डिक्लेयर कर दिया, तो आपने उसका थ्रेशोल्ड लेवल क्या रखा है? 8 लाख रुपए प्रति वर्ष। ये आपके दृष्टि से गरीब आदमी है, तो फिर ये अगर गरीब आदमी है, ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, तो इसको भी मुफ्त में खाना खिलाइए। ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है कि भाई आप किसी को 35 रुपए में 100 किलो दे रहे हो और जिसका 8 लाख प्रति वर्ष। मैं जब रिटायर हुआ तो मेरा बड़ी मुश्किल से 12 लाख प्रति वर्ष का मेरी आय थी। तो आप देखिए मैं 8 लाख प्रति वर्ष कितने साल जिया हूँ। तो मैं क्या गरीब था उस समय? मुझे सरकार की दया पर जीने की मेरी परिस्थिति थी? नहीं, मैं अपने बलबूते पर जी रहा था। लेकिन आप 8 लाख प्रति वर्ष जिसका इनकम है उसको आप रेवड़ी बांट रहे हैं, उनको आप रिजर्वेशन दे रहे हैं, उनको आप फी में कंसेशन दे रहे हैं। किस लिए दे रहे हैं? तो आपकी रेवड़ी वाली बात जो आप दूसरों के लिए इस्तेमाल करते हो वो आपको ज्यादा लागू होती है। इस बात का इस बात पर वो ध्यान कभी नहीं देते, इसलिए कि ये पूरी राजनीति ही है। उनको कोई रेवड़ी से मतलब नहीं, वो उनको दूसरों के रेवड़ी से मतलब है। भाई आप मत न बांटे तो अच्छा है, क्योंकि आप अगर बांटेंगे तो हमारा बंटियादार हो जाएगा, हमारा नुकसान हो जाएगा। हमें बांटने दीजिए जितनी चाहे। ये है कुल मिलाकर मोदी सरकार का रवैया। तो अब ये जो नीति आयोग है ये क्या करता है? जब प्लानिंग कमीशन था उसको आपने उलट दिया, जैसे ही आप सत्ता में आए प्लानिंग कमीशन आपने बंद कर दिया। और ये 5 ईयर प्लानिंग वाला जो एक रिवाज चल रहा था उसको भी आपने बंद कर दिया। और नीति आयोग, अब ये नीति आयोग क्या करता है? ये सिर्फ नीति निर्धारण करता है। अगर हम ये मान ले तो क्या उपलब्धि है नीति आयोग की पिछले 10 सालों में, 9 सालों में क्या उपलब्धि है? इसके बारे में कभी मोदी सरकार ने कोई व्हाइट पेपर पब्लिश किया है कि नीति आयोग प्लानिंग कमीशन जब था उस वक्त की प्लानिंग कमीशन के अचीवमेंट्स और उसके कंपैरिजन में नीति आयोग के अचीवमेंट्स, इसका कोई कंपैरेटिव एनालिसिस सरकार ने प्रस्तुत किया है? ये जस्टिफाई करने के लिए कि भाई किस तरह से नीति आयोग का गठन ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा मूव था, ये साबित करने के लिए आपने कोई इस तरह का कोई व्हाइट पेपर पब्लिश किया है? तो नीति आयोग जो है, मैं छोटी सी बात कहूंगा, बात खत्म करूंगा। पिछले दिनों में 2 टेबल्स आए थे। एक टेबल था जीएसटी का, उसमें भारत का पूरा नक्शा था और उसमें कौन से स्टेट से कितना जीएसटी आता है इसके फिगर्स थे। और उसमें उसमें ये दिख रहा था कि जो स्टेट्स सबसे, और दूसरा एक टेबल जो आया था डिलिमिटेशन के बाद कौन से स्टेट में कितनी सीटें बढ़ेगी। तो ये दोनों में जो कंट्रास्ट दिख रहा है ये तो एक तरह से विघटनकारी प्रक्रिया को जन्म देने वाला एक कंट्रास्ट है। जो स्टेट सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं उनको जो रिटर्न में मिलता है वो सबसे कम है। और ऐसे स्टेट्स जो बीमारू स्टेट्स, उनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, वो हमारे भाई बंद है, वो हमारे ही लोग हैं। लेकिन वहां पर सरकार अगर आपकी चलती है तो आपने क्या इस बात का क्या इंतजाम किया है कि उनकी आय बढ़े, उन राज्यों की आय बढ़े? आप सिर्फ बुलडोजर चलाने का काम करेंगे, आप सिर्फ एनकाउंटर में धन्यता मानेंगे तो उत्तर प्रदेश की आय कब बढ़ेगी? तो अगर साउथ के स्टेट्स, महाराष्ट्र को लेकर नीचे और साउथ के जो स्टेट्स है वो अगर ये कहेंगे कल जाकर कि हमारा जो पैसा है वो सारा का सारा हमारे पास बहुत कम आ रहा है और उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा एक ऐसे स्टेट्स में जा रहा है जिनका कंट्रीब्यूशन जीएसटी में कुछ भी नहीं है, कम है, बहुत कम है। और जब आप डिलिमिटेशन करेंगे तो सीटें तो उनको सबसे ज्यादा मिलेगी और नुमाइंदे उनके सबसे ज्यादा जाएंगे, सरकार में वो लोग रहेंगे और डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ होगा। प्रधानमंत्री कहीं उत्तर प्रदेश का बनेगा या फिर कहीं और का बनेगा। तो ये जो है ये सारी बातें एक बहुत बड़े खतरे की ओर इंगित करती है। जितनी जल्दी सरकार इस बात के ध्यान रखे, अपना ध्यान केंद्रित करे, उतना अच्छा होगा ऐसा मुझे लगता है। जी, मैं दूसरे चक्र में आता हूं और इसमें